मगर राजनीति होती तो केवल हिंदू पर अटैक क्यों होता? हिंदू माँ बेटियों के साथ में ही रेप क्यों होता? हिंदुओं के ही मंदिर तोड़ के जाते और हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों पे जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ा जाता। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, जहाँ की इकोनॉमी को अच्छा माना जा रहा था, वहाँ वो दृश्य देखने को मिल रहा है कि जिसे अभी तक समाज का नकारा या नालायक कहते थे, वही लोग वहां पे दिखाई दिए। देखिए, हम मना नहीं रहे हैं। देश के मानस में वास्तव में जो चीज जानी चाहिए, जाना चाहिए, उसका एक झलक दिखा रहे हैं। ब्रिटिश सेना के सेनापति जनरल हुआ करते थे, वो अंतिम समय तक भारत के विभाजन के पटकथा को पारित करने में लगे रहे। जिन्ना की ये थी साहब कि उनको जब लौट के वापस आए थे उनको टीबी हो गई थी शायद, तो उन्हें तो एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। घर घर बंटवारा होता है, सबका बंटवारा होता है, लेकिन माँ का कभी बंटवारा नहीं। नमस्कार दोस्तों, कल आपने भी हमारी ही तरह 15 अगस्त मनाया होगा, आज़ादी का त्यौहार मनाया, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाई। लेकिन पिछले कुछ सालों से स्वतंत्रता दिवस में जो एक आनंद होना चाहिए था, जो आनंद की अनुभूति होती थी, उसमें थोड़ा सा मुझे कमी सी लगने लगी। और कल जब मैं कई जगहों पे गया मिलने के लिए, फ्लैग होस्टिंग में शामिल होने के लिए, एक बात पाई कि जिसे अभी तक समाज का नकारा या नालायक कहते थे, वही लोग वहाँ पे दिखाई दिए। जो लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, जो बुद्धिजीवी कहते थे या कारपोरेट घराने के होते थे या बड़े बिजनेस क्लास के लोग थे, वे फ्लैग होस्टिंग में जल्दी दिखे नहीं। वे लोग या तो अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक मना रहे थे या घरों में बैठे नेटफ्लिक्स यानी किसी चीज़ों का आनंद ले रहे थे। ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है। आसान नहीं था आज़ादी का पाना। 200 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, और आज़ाद नहीं हुआ, बट गया था। क्या पीड़ा रही, कैसे अचीव किया इन 200 वर्षों का सफर, और उसके बाद ये 78 साल पूरी परिपक्वता के साथ भारतवर्ष का यह स्वतंत्रता का त्योहार। बात करने के लिए आज हमने बुला रखा है अपने दरबार में फिर से आप सबके प्यारे चिरपरिचित पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी। तो सर्वप्रथम तो साहू जी, आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत अभिनंदन, वंदन। क्योंकि आप ही लोगों ने जिंदा रखा है, वरना तो पीढ़ी शायद भूलने लगी है। नहीं, देखिए, नई पीढ़ी के पास जो बात जानी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी जो अवगत कराने की जरूरत है, उसमें यही है कि 15 अगस्त के पूर्व जो विभाजन की पीड़ा है वो भारत ने झेला है, भारतीयों ने झेला है जी, और दुनिया ने उसको देखा है। उसके पीछे ब्रिटिशनर स्ट्रेटजी और उसके साथ साथ जो देश के कर्णधार लोग रहे हैं और जो उनकी क्या भूमिका रही है, इसको विभाजन की पटकथा किसने लिखी, आज यदि आवाम जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, देश और दुनिया के सामने जो लाना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत है। और इसीलिए एक दिन पूर्व यानी 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका पर एक स्मृति दिवस देश भर में आयोजित हुआ। हम लोग नवापारा राजिम के पास, जहाँ पर नेहरू स्मारक है, नेहरू घाट है, वहीं बैठकर चर्चा कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथी लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे, वक्ता भी थे तो श्रोता भी थे, सांसद भी थे तो विधायक भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे तो वार्ड के मेंबर के साथ साथ वहाँ की जनता भी थी। इस पूरे दृश्य को किस रूप में लिया जाना चाहिए? तो कहीं न कहीं वो दंश है और उससे कुछ सीखना चाहिए, उसके देश सीखे। क्योंकि लगभग वही दृश्य हम लोग वृत्त चित्र देख रहे थे। कुछ उससे मिलता जुलता दृश्य अभी इसी जुलाई महीने में भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, जहाँ की इकोनॉमी को अच्छा माना जा रहा था, वहाँ वो दृश्य देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। हिंदू मारे जा रहे हैं, कौम विशेष के लोग वहाँ कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, किस तरीके से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उल्टे लटकाए जा रहे हैं, क्या क्या दृश्य नहीं देखना पड़ रहा है। तो वो जो विभाजन की विभीषिका है, उसका याददाश्त भी लोग अपने मानस में फिर से ताज़ा कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही वो वीडियो पर डाला भी था।
नरसंहार बांग्लादेश के में जो हुआ हिंदुओं के प्रति। और मैंने यही बात कही थी चंपू भैया कि 1947 का विभाजन का जो दृश्य था, जो हमारे दादाजी लोगों ने सुना और देखा था, वो हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे। बांग्लादेश ने वो दिखा दिया कि हुई है। चलो, कुछ समय तक चंपू भैया ये 15 अगस्त का ही त्यौहार मनाते थे। 14 से तैयारी चालू हो जाती थी, रात को भी हमारे यहाँ गाना बजाना होता था। हालांकि पाकिस्तान अपना निर्माण दिवस बना लेता था 14 तारीख को। अभी आप लोगों ने 14 तारीख को भी एक दिवस के रूप में मनाना चालू कर दिया और उसको आपने विभीषिका दिवस का नाम दे दिया। विभाजन की विभीषिका का 14 भी मना रहे हो, 14 14 भी मना रहे हो और 15 भी मना रहे हो। देखिए, हम मना नहीं रहे हैं। देश के मानस में वास्तव में जो चीज़ जानी चाहिए, जाना चाहिए, उसका एक झलक दिखा रहे। कितनी सजगता हमको चाहिए, हमारे नागरिक बोध हमको कहाँ चाहिए, और कैसे हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें और राष्ट्र को सबल बनाने के लिए, समाज को सबल बनाने के लिए क्या करें। उसका एक सामान्य सा परिदृश्य इतिहास को झांकने से, अतीत की झरोखे से पता चलता है, उसकी बात है। और उसके बाद तो 15 अगस्त है ही। 15 अगस्त में है। अब जो लॉर्ड क्लाइव, अब मैं वो एक 15 अगस्त तो है ही बोला आपने, कि 15 अगस्त क्यों है साहब? 15 अगस्त ही क्यों है? वही इसलिए तो मैंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो कभी ब्रिटिश सेना के सेनापति जनरल हुआ करते थे, वो अंतिम समय तक भारत के विभाजन के पटकथा को लिखने में या पढ़ने में और पारित करने में लगे रहे। अब उनके साथ जो भी नेताओं के जैसे भी डायनेमिक्स रहे होंगे, जैसे रिश्ते रहे होंगे, लेकिन कहा जाता है और ये तथ्य भी है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सेना के तरफ से लड़ते लड़ते जर्मनी पर विजय पाई, उसकी तिथि थी 15 अगस्त। उसके जिहन में 15 अगस्त था कि 15 अगस्त से हमने विजय पाई, और 15 अगस्त को यहाँ तिथि कर दिया। कोई मुहूर्त तो थोड़ी निकाला गया था कि भारत का ये मुहूर्त है कि इसमें ये पड़ता है, वो पड़ता है, ये पर्व पड़ता है। उसने 15 अगस्त को उनके अपने सोच में रहा होगा। वो बाद में, बहुत बाद में पता चला। बाद में जब लोगों ने कहा तो दूसरे देशों ने, और जो यूरोपीय देश हैं, उन लोगों ने बताया कि ये तो 15 अगस्त को इन्होंने, ब्रिटिश सेना ने जर्मनी पर विजय पाई और कुछ अन्य देशों पर विजय पाई। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना ब्रिटिश के अधीन थी और भारतीय सेना ने ब्रिटिश के लिए लड़ाई लड़ी, और उसमें ये लॉर्ड माउंटबेटन का एक भूमिका रही है। तो 15 अगस्त इसलिए है कि लॉर्ड माउंटबेटन को विजय श्री हासिल हुई थी। और उसके पूर्व जो दृश्य है वो कहीं भी, किसी भी रूप में देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए और पूरे सकल समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। ऐसा न हो, ऐसा कभी ना नौबत ना आए। दुर्भाग्य से जिस बांग्लादेश को भारत ने विश्व के मानचित्र पर एक नए देश के रूप में उदित किया, जिस भारत ने भारत पाक युद्ध के दौरान बांग्लादेश के नए राष्ट्र के निर्माण की नींव डाली, और जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उसकी हत्या भी 15 अगस्त को हुई 1975। इतना दुर्भाग्य की बात है। और इतना कृतज्ञ राष्ट्र जिन्होंने देश अलग किया, आपकी अस्मिता, आपके स्वाभिमान को जागृत किया, देश की इकोनॉमी को ठीक किया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और वहां की सेना क्या कर रही है? तो ये दो देश जो द्विराष्ट्र के सिद्धांत बना है मोहम्मद अली जिन्ना ने, बैरिस्टर जिन्ना ने, ये जिन्ना की सोच है। लंदन से आया उन्होंने, जो भी उनके साथ आकाओं के साथ उनकी बात हुई होगी, और उन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र एक सिद्धांत सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके पहले आईसीसी, कांग्रेस कमेटी के जितने भी प्रस्ताव हुए हैं, कहीं द्विराष्ट्र को स्वीकार नहीं किया गया। महात्मा गांधी स्वयं आखिर तक कहते कि देश का विभाजन मेरे शरीर के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। और ये कहीं होता है कि माँ का विभाजन हो, घर घर बंटवारा होता है, सबका बंटवारा होता है, प्रदेशों का बंटवारा होता है, संपत्तियों का होता है, परिसंपत्तियों का होता है, लेकिन माँ का कभी बंटवारा नहीं। इस माँ का बंटवारा हुआ। ये हमारे लिए
सबसे ज्यादा दुखद प्रसंग है। मैंने इसीलिए स्मृति दिवस की स्मृति बात दिवस हुआ। जब मैंने किसी और कहीं पढ़ रहा था, किसी किताब में वर्णन है कि जो देश का बंटवारा हुआ भारत का, और जिसमें जो अग्रणी लोग थे, और चाहे जिन्ना हो और चाहे वो माउंटबेटन हो, दोनों की मौत भी दर्दनाक हुई थी। माउंटबेटन एक जा रहे थे जहाज से और फिर उसमें ब्लास्ट कर दिया गया था, वो सब परिवार चले गए। और जिन्ना की ये थी साहब कि उनको जब लौट के वापस आए थे उनको टीबी हो गई थी शायद, तो उन्हें तो एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और वो रास्ते से ही धीरे धीरे मरते मरते ही जो पहुंचे हैं। तो एक दर्दनाक मौत उनकी भी रही है। तो बंटवारा कभी भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। और बंटवारा कराने में जो दो शख्सियत का नाम आपने जिक्र किया है, उल्लेख किया है, वास्तव में ये देशवासियों को, लोगों को जानने का विषय है जी कि अंतिम समय में कैसे उनका क्या दशा हुई, क्या उनकी, दशा जो हमारी दशा की उनकी दशा खुद की बिगड़ी। 7 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना जब भारत छोड़कर वहां चले गए, कराची में भले स्वागत हुआ, यहाँ उसके साथ कुछ नहीं, कोई विदा करने वाले। बिल्कुल, तो वही हुआ वहां तो हुआ, लेकिन जब वो टीबी से ग्रस्त होकर कहते कि उनकी बहन उनकी गाड़ी में थी, इवन तत्कालिक प्रधानमंत्री भी उनसे मिलने नहीं आए थे और फोन नहीं उठाया गया था। ये बुक्स में है वो चीजें। तो खैर ये इतिहास के पन्ने अब पलट रहे हैं तो ये बात पता चल रहा है। बहुत आपने महत्वपूर्ण पन्नों को लोगों के सामने रखा है। तो 14 और 15 अगस्त 14 और 15 हमारे भारत के इतिहास में एक अलग प्रकार से तिथि है। और आज हम लोग 16 अगस्त को बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें चर्चा के बाद जो दृश्य उभरता है, तो कहीं न कहीं हम अपने तिरंगा के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति पूरी आस्था के साथ, देश के सार्वभौमिकता के प्रति पूरे विश्वास के साथ यदि काम करेंगे, एकजुटता के साथ, तो ऐसा कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। क्योंकि रसिया, यूएसएसआर, वो कई राष्ट्रों में विभाजित हुआ। आज यूक्रेन उन्हीं का हिस्सा था, उनके साथ युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। जर्मनी जो कभी 2 देश हुआ करता था, आज एक हो गया, बटा और फिर आज जुड़ गया। तो अभी आप आप तिरंगे की बात कर रहे थे, तो उसी से मेरे को एक और बात है कि तिरंगा ही क्यों 3 रंग में, और 3 रंग में कोई भी हो सकता था, मगर केसरिया, सफेद और हरा ही क्यों? और वो एक ही पैटर्न में है साहब, उल्टा नहीं किया, हरा को ऊपर कर देते, केसरिया को नीचे कर देते। देखिए, भारत जो विविधताओं का और विशेषताओं का देश है, अनेक संभावनाएं पहले भी। देखिए, जिस दिन विभाजन हुआ 35 करोड़ की संख्या थी, राष्ट्र अलग हुआ, आजाद हुए हम 35 करोड़ की संख्या, आज 135 करोड़, यानी कितना गुना बढ़ा है। तो इसके बाद भी भारत सबलता के साथ स्थिति साथ जा रही है। क्योंकि जो हमारा झंडा है ना भैया, वो एक लॉजिक के साथ ही बना है। बिल्कुल। मैं 3 रंग की बात कर रहा था, जो मैंने भी कहीं पढ़ा और उसको फिर अब वो किया, एनालिसिस किया, तो मुझे वो बातें बिल्कुल लॉजिकली सही लगी। और आज तो मैं कई जगह पे कोट करता हूँ, तो आपके साथ भी बैठा तो बात कर रहा हूँ जी, कि ऊपर का रंग केसरिया है, बीच में सफेद है और हरा रंग है, त्याग बलिदान का। तो उसके बाद फिर शांति का, उसके बाद फिर इसको समझिए, खुशहाली का। साहब, जब तक आप में त्याग की भावना नहीं आएगी और कुछ चीज को आप त्याग नहीं करोगे, शांति नहीं आ सकती जी। और जब तक शांति नहीं आएगी तब तक समृद्धि नहीं आ सकती साहब। तो चूंकि भारत का पहला ये ध्यान है कि त्याग करना है हमको, वो खुशी खुशी कई चीजों को त्याग कर देता है। और सर, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हम 71 में बांग्लादेश जीत जाते हैं और फिर दे देते हैं। सर, इससे बड़ा उदाहरण हम विश्व को क्या दें? कौन देश है जो जीतने के बाद आपको वापस कर दे? हम तो लाहौर जीत रहे थे साहब, फिर वापस कर दिया, ले जाओ यार। बिल्कुल। तो ये हमारा त्याग कर रहा, तो इसीलिए तो कह रहे हैं, तो हमारे विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। हमारे यहाँ शांति है, इसलिए भारत वैचारिक रूप से, भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध राष्ट्रों में से एक कहा जाता है। और एकात्मता भी है, इसलिए तिरंगा का बड़ा महत्व है, बड़ा सोच विचार करके लोगों ने तिरंगा दिया है। तो हम बांग्लादेश की ही बात करें, जिस तरह की बांग्लादेश में ये घटनाएं घट रही हैं, जो विवक्षता देख रहे हैं, जो निर्ममता हो रही है हिंदुओं के साथ में, अब वहां से चल रही है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग, ये कहते हैं कि वहां से हिंदुओं को बुलाना चाहिए, सरकार से अपील करती है। बांग्लादेश से अगर हिंदू आ जाते हैं तो हमारे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या
सांस्कृतिक रूप से कोई प्रभाव और उनको बसाने के ऊपर में क्या? ये देखिए, ये जो एक तो नागरिकता कानून आया है, जी। उसमें बाहर से जो लोग आए हैं हम्म। उनको कहीं न कहीं कानूनी रूप से एक अम्ब्रेला जिसको कह सकते हैं, एक मिला है, छतरी मिला है। हम्म। और आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो 8% रह गए, कभी निर्माण के समय 71 में हम्म। तो 23% की 23% संख्या थी। हिंदू थे। उसमें भी इस प्रकार से स्थिति बन रही है कि उनको हम्म। बाहर ले जाओ। और दूसरी स्थिति भी है कि वो कह रहे हैं कि हमारा देश है, हम क्यों जाएंगे। क्यों जाए? लेकिन किसी कारण यदि भारत में उनको शरण मिलता है हम्म। तो भारत में किस प्रकार से उसको बसाया जाएगा, ये भारत सरकार की योजना में होगी। कि अनेक स्थान है जहाँ पर शरणार्थी आए और उसको हम लोगों ने अपने साथ में लिया, आत्मसात किया। माना देख लो, माना कैंप देख लो, और भी कई कैंप है, पखांजूर पखांजूर तो बांग्लादेश और उनके जो उनके साथ समरसता, उनको जीवन यापन के साथ उनको और आगे बढ़ाने का अवसर सब कुछ भारत ने दिया है। छत्तीसगढ़ तो भारत भूमि का एक ऐसा भूमि है जहाँ पर सबसे ज़्यादा समरसता और सबसे ज़्यादा सद्भावना की बात देखी जाती है। उसको सब ने स्वीकारा। हमने बांग्लादेशी को बसाया, हमने तिब्बतियों को भी बसाया है। दोनों हमारे यहाँ बसे हुए। अब तिब्बती मूल है, तिब्बती भी मूल है। हमने पूरा मैनपाट दे दिया तिब्बतियों को। अब बैठिए, आपके लिए जलवायु के हिसाब से है तो आप मैनपाट में पूरे तिब्बती, आप भी गए होंगे, हम भी गए, हमारे अब तो हमेशा हम तो तिब्बत के सारे विषयों पर बातचीत करते हैं, वैश्विक मंच पर बात। और हमारे यहाँ दिसंबर में वहाँ बढ़िया मेला भी लगता है, फंक्शन भी होते हैं मैनपाट में, तो आप लोग भी जाइएगा एक बार, इस बार दिसंबर में घूमिए। मुख्य बात यह है, वैश्विक स्तर पर बात करते, जिस तरह से कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे आक्रमण हो रहे हैं अभी, और एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक लड़ाई नहीं है, धार्मिक लड़ाई है। हालांकि विश्व के कई बड़े चैनल और मीडिया समूह और इवन नेता लोग ये कहते हैं कि वो राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक होती तो केवल हिंदू पर अटैक क्यों होता? हिंदू माँ बेटियों के साथ में ही रेप क्यों होता? हिंदुओं के ही मंदिर तोड़ के जाते और हिंदुओं के ही धार्मिक स्थलों पे जो मूर्तियां हैं उसके तोड़ा जाता? मतलब ये कहीं ना कहीं धार्मिक है। इस दौरान पे जब अल्पसंख्यकों पर इतना बड़ा अत्याचार और आक्रमण हो रहा है तो विश्व के वो मानवाधिकार संगठन वगैरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? जबकि ये बातें होती हैं, जब अभी इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो रहा था तो सारे के सारे तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्यों चुप बैठ जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने बहुत रेखांकित किया। अभी तक के यूएनओ में बात हो जानी चाहिए। विश्व के जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए, देखना चाहिए भी कैसे ये हो रहा है। बिल्कुल टारगेटेड समूह को एक प्रकार से लक्ष्य करके इस प्रकार से किया जा रहा है, और भीषण नरसंहार की स्थिति यदि बन रही है तो कहीं न कहीं विश्व के सारे संस्थाओं को, जितने भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम मानवाधिकार के लिए समर्पित हैं, उनको आगे आना चाहिए। और उनको कैसे सेंसिटाइज किया जाएगा? क्या हमारा विदेश मंत्रालय ये बातें पहुंचाने में उतना कारगर नहीं? विदेश मंत्रालय का पहल हुआ है। हाँ, इस मामले में कहीं न कहीं डिप्लोमेसी का भी एक अपना भूमिका है। तो डिप्लोमेटिक ढंग से जो बात हो रही है, लेकिन वैसे भी पूरे दृश्य को देखते हुए भी यूएनओ को और विश्व के मानवाधिकार संस्था को इस मामले में अपना फोकस करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे बात तो होगी कि वैश्विक स्तर पे, चाहे वो यूएनओ हो या और भी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ये दोहरा रवैया क्यों अपनाती है? अल्पसंख्यक केवल एक विशेष समुदाय क्यों रह जाता है? इशारा मेरा भारत की कुछ विशेष पार्टियों से भी है कि अभी तक वो भी मौन क्यों रहते हैं, क्यों नहीं वो खुल करके बोलते हैं? क्योंकि चिंपू भैया, अगर यही बात पाकिस्तान वहां पे बांग्लादेश में सपोज कल्पना करके देखिए कि यदि किसी हिंदू समुदाय ने उस समुदाय के ऊपर में आक्रमण किया होता तो आज भारत में कुछ लोग क्या कर रहे होते? क्या वो यहीं पे दे करके क्या है धरना प्रदर्शन देते या ना देते? हम आपसे पूछ रहे हैं बस इतनी चीज। ये सेंसिटिव इशू है जी, तो इसलिए दोहरापन नहीं होना चाहिए, दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। ये बात तो साफ दिख रहा है, चाहे वो भारत के राजनीतिक फोरम हो या अन्य राजनीतिक संगठन हो, चाहे दूसरे
कंट्रीज़ के हों या यूरोपियन कंट्रीज़ के हों या जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका विषय हो। यदि दोहरेपन से आप काम लोगे तो आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी और लोगों का विश्वास उसमें नहीं। चलो, एक और था, शेख हसीना ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि अगर मैं उन श्वेत लोगों की बात मान गई होती तो मैं आज सत्ता से बेदखल नहीं हुई होती। हाँ, ये एक सामने आया जी बात कि भाई आखिर द्वीप का मामला है, द्वीप का मामला है, जिस पर नज़र दूसरे महाशक्तियों की थी और वो कहीं सरेंडर हो जाते तो शायद उनको इस नौबत नहीं देखनी पड़ती। तो ये भी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को प्रभावित करने वाला है। हो सकता है और भी कई बातें आएगी और हम सब देखेंगे कि एक राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर देश की क्या हालत है। अच्छा, मुझे कभी कभी क्यों नहीं लगता साहू जी कि कहीं ये हम हिंदुओं को, ये जो सनातनी लोग हैं, इनको समुदाय को डाइवर्ट करके दूसरे काम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? थोड़ा सा मेरा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण की ओर भी होता है। इस मुद्दे पे हालांकि उसकी चर्चा हम और कभी करेंगे, लेकिन ये मेरा चिंतन का है, वो पता नहीं मैं कितना सही और कितना गलत हूं। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके एक विशेष जगहों पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कभी आपको लगा ऐसा? नहीं, देखिए कन्वर्जन क्रिश्चियन ज्यादा हो रहे हैं। कन्वर्सन तो काफ़ी कुछ बढ़ा है। अभी एक दिन पहले कन्वर्सन पर बात हो रही थी। 14 अगस्त को कुमार दिलीप सिंह जी के पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री जी थे, अनेक वरिष्ठ नेतागण थे और वही बात आ रही थी कि धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई उन्होंने इसलिए की कि लगातार लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में, आदिवासी अंचल पे। तो ये इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, क्या हो सकता है? फॉरेन फंडिंग क्यों इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो ये अपने जगह अलग विषय है, लेकिन अब भी लोगों को सचेत होना पड़ेगा, सभी कौम को सचेत होना पड़ेगा कि आप ऐसे शक्तियों के और ऐसे शक्तियों के कूट रचित षड्यंत्रों में शामिल ना हो और हमारी अपनी सार्वभौमिकता, हमारी अपनी अस्मिता बनी रहे, भारत अक्षुण्ण रहे। यही हम सबकी शुभकामना है। बिल्कुल, भारत अक्षुण्ण रहे। एक कई हमने विभीषिकाएं देखी हैं और 15 अगस्त का, जैसे साहू जी ने बताया कि इतना आसान नहीं 15 अगस्त की आज़ादी मिलना, और आप सब ने कई किताबों में, कहानियों में, पिक्चरों में देखा है कि बड़े मुश्किल से मिला है। यह एक षड्यंत्र फिर रचा जा रहा है और जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ही रचा जा रहा है। कभी आर्थिक रूप से तोड़ने का, कभी भौगोलिक रूप से तोड़ने का और कभी धार्मिकता पे आक्रमण करके, चाहे मुल्क पड़ोस का हो और चाहे हमारे अंदर का कोई राज्य या कोई गांव हो, ये चीज चले। तो ये सब जानने की जरूरत है दोस्तों। पर 15 अगस्त पे वापस लौटूंगा। जब मैं सुबह अपने घर से निकला, साहब जितने अच्छे पढ़े लिखे लड़के ना, जिनको हम कहते हैं कि इनको बड़े होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वे लड़के घर से बाहर नहीं आए झंडा फहराने। वो वही लड़का रहा जो बेचारे, जिसको सब पूरे साल भर गाली बकते थे, नालायक है, कुछ करता नहीं है, आवारा है, घूमता रहता है। साहब वही सवेरे से तिरंगा फहरा रहा था, शाम को भी झंडा उतारने वही गया था। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है हमारे? ये चिंता का विषय है। नहीं, मैंने देखा, आप लोगों ने भी गौर किया होगा, या तो वो छोटे बच्चे जिन्हें आजादी का पूरा मतलब नहीं है, बेचारे उनको रटा के भेज देते हैं, तो वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे आते हैं सवेरे से क्योंकि गुरुजी ने बुलवाया है, और बेचारे वो बूंदी के लिए पहुंच जाते हैं साहब, क्योंकि 15 अगस्त से तो बूंदी मिलेगी। मगर हाई स्कूल के बाद से लेकर के बच्चे धीरे धीरे कम हो जाते हैं और कॉलेज के में अटेंडेंस, मैं एक संस्था में गया था, वहां करीबन 750 स्टूडेंट्स हैं, पीजी के ना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के 750 स्टूडेंट्स रहते हैं और 350 का स्टाफ। 1000 लोगों में बमुश्किल 30 से 50 लोग। अब ये कैसी आजादी चाह रहे हैं और ये कैसा उत्सव है? मैं रात भर इस पे विचार करता रहा और आप आए हैं तो मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न रखा, क्योंकि अब वो कहा जाता है, कौन से गाना था ना, क्योंकि तुम ही हो नेता भविष्य के, नेता तुम ही हो कल के, नेता तुम ही हो कल के। तो सब जिन्हें कल का नेता बनना है वो तो घर के अंदर बैठे थे। नहीं, देखिए, राष्ट्रभक्ति के प्रति जज्बा
चाहे घर में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे संस्थानों में हो, निश्चित रूप से आज के दौर में बढ़ना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। और इसके लिए हम केवल कॉर्पोरेट स्टाइल पे काम न करें, देशवासियों के साथ जुड़े, जन के साथ जुड़े। एक जन एक राष्ट्र की जो बात होती है वो इसीलिए होती है कि हमारा राष्ट्र के साथ सरोकार सबका हो और उसी के साथ आगे बढ़े। आपको इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलो एक और होता, आप लोगों ने घर घर तिरंगा अभियान चला दिया, तो लोगों ने फिर झंडा लगाया, फोटो खींची, सेल्फी डाला, डीपी खत्म हो गई, तो वो फिर झंडा फहराने नहीं गए, कहीं ये भी तो नहीं हो गया? नहीं, वो एक अलग अभियान है। हाँ, घर घर तिरंगा का एक नहीं तो लोगों ने वही किया ना। अभी अभी क्या जाना है पार्षद के पास में झंडा फहराने, लो सेल्फी खींची और डाल दी। कि जो आपने घर घर तिरंगा जो फहराने की बात की, उसके पीछे उद्देश्य क्या लेकर? कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा, राष्ट्र प्रेम का जज्बा हर किसी में, हर वर्ग में हो। और ये हमारा प्रतीक है, हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। वो तिरंगा घर घर दिखे, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो। इसीलिए घर घर तिरंगा, पूरे देश भर तिरंगा, इसका अभियान चला। एक यूनिक अभियान, जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी बात में कहा है, यूनिक अभियान बने हैं और यूनिक अभियान आगे भी रहेगा। घर घर तिरंगा एक अभियान चला ताकि लोगों के अंदर में तिरंगे का महत्व जागे, लोग समझे और अपने जो शहीद लोग रहे, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, उनके साथ रहे। एक समय होता था जब हम लोग अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बुलाया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, उनको सम्मानित किया करते थे, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती थी। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, इस 15 अगस्त अगर आप छूट गए हैं तो आने वाला समय 26 जनवरी का है। जरूर देखिए, आपके आसपास कोई ना कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा, या उनके परिवार के लोग होंगे, या हमारे आसपास किसी मिलिट्री या नक्सलिज्म से शिकार कुछ सिपाही होंगे जो शहीद हो गए होंगे। कम से कम एक कुछ पल उनके साथ तो गुजारिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनको तो याद करिए, सेल्फी खींचिए या ना खींचिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे। घर घर तिरंगा के साथ साथ आप जरूर किसी न किसी शहीद के परिवार के घर जाकर के उन्हें नमन करेंगे। इस विषय के साथ मैं इस कविता के साथ खत्म करूंगा आज को, कि मेरे सीने में भी सही और तेरे सीने में भी सही, आग ये सबके सीने में अब जलनी चाहिए। नमस्कार।